बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lectures, we discussed about our first portion of the first chapter of our 10th class physics book, which is simple harmonic motion. In this lecture, we will move towards our second section of this chapter, which is wave motion. Wave motion से जाने से पहले मैं लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था डैम्प्ड ऑसिलेशंस, उसमें जो हमने लास्ट एग्जांपल को डिस्कस किया था विच इज़ द एग्जांपल ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ अ कार, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स थी, थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन होना रह गई थी। तो जो चीज़ें एक्सप्लेन होना रह गई थी उनको मैं इस लेक्चर में सबसे पहले मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है वेव मोशन। अब अगर मैं अपने पिछले टॉपिक को देखूं तो हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिस्कस किया था, और वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या थी अगर मैं उसे बुक से उसकी डेफिनेशन देखूं पेज नंबर 7 पर, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, यानी कि ऐसी ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स के अंडर हों उन्हें क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मैंने आपको मतलब बताया था कि डैम्प्ड का मतलब क्या होता है, दबा देना, रिड्यूस कर देना उसको, ठीक है। इस पर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, मैं एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा। अच्छा, मैंने आपको कार के शॉक एब्जॉर्बर की एग्जाम्पल दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे पाकिस्तान में रोड्स हैं, वो सारी जो रोड्स हैं हमारे पास वो इतनी स्मूथ नहीं हैं, उनमें कुछ रोड्स अनइवन है या आम ज़बान में हम उनको कहते हैं कि गड्ढे पड़े हुए हैं या खड्डे हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब कोई भी व्हीकल आपके पास, आपकी मोटर बाइक या आपकी जो कार है वो मूव करती है, तो फिर क्या होता है, जर्क्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन जर्क्स को अगर तो हम शॉक एब्जॉर्बर को ना लगाएं, वो जो शॉक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जो जर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अगर हम उनके शॉक एब्जॉर्बर उनमें ना लगाएं तो वो डायरेक्ट जो हमारी कार है उसके पार्ट्स को क्या करेगी, या जो हमारी मोटर बाइक है उसके पार्ट्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो इसलिए हम उसमें क्या लगाते हैं, शॉक एब्जॉर्बर, जो इसका पर्पस क्या होता है कि वो उन शॉक्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब शॉक एब्जॉर्बर के पार्ट्स में हमारे पास, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो हमारे पास इस शॉक एब्जॉर्बर के पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास होता है एक सिलेंडर, ठीक है। ये है हमारे पास एक सिलेंडर, जिससे मैंने यहाँ से मेंशन भी कर दी है, हमारे पास क्या है, सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक पिस्टन होता है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या इंसर्ट किया होता है, एक पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन हो गया। उसके बाद इस पिस्टन को हैंडल की मदद से और ये हुक की मदद से, ये जो पार्ट होता है पिस्टन का, ये वाला जो पूरा हमारे पास पार्ट है, ये किसके साथ अटैच होता है, ये कार फ्रेम के साथ। ये जो कार की बॉडी होती है, ये वाला पार्ट उस कार फ्रेम के साथ हुक की मदद से और हैंडल की मदद से क्या होता है, अटैच होता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा आ गया पिस्टन, ये हमारा आ गया सिलेंडर, और नीचे ये जो है हमारे पास एरिया, यहाँ पर हमने क्या किया होता है, एक फ्लूइड को फिल किया होता है। अब वो मैंने आपको रीज़न बताई थी कि जो हम फ्लूइड लेते हैं वो ऑयल लेते हैं, उसकी रीज़न क्या थी कि अगर हम ऑयल की जगह वाटर लेंगे तो क्या हो जाएगी, रस्टिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए इक्विपमेंट को हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड ऑयल होता है, और जो ये वाला पार्ट होता है ये इसी तरह जैसे ये हुक के साथ कार फ्रेम के साथ अटैच था, ये भी हुक के साथ नीचे एक्सल के साथ अटैच होता है, जो कि हमारे जो दोनों आगे के व्हील्स होते हैं उनको क्या करता है, चलाता है। तो ये वाला जो नीचे वाला लोअर पार्ट होता है वो किसके साथ अटैच होता है, अटैच टू द एक्सल। अब होता क्या है, अब ये आपको पार्ट पूरा समझ आ गया। ये होता है हमारे पास, ये पूरी जो असेंबली है हमारे पास, ये हमारे, इसको हम क्या कहते हैं, शॉक एब्जॉर्बर। अब इसमें थोड़ी सी समझने की बात क्या है, अगर हम इसकी वर्किंग को देखें तो होता क्या है, जब जर्क प्रोड्यूस होता है, जब ज़ाहिर बात है जर्क प्रोड्यूस होगा
तो जो हमारे पास पिस्टन है उसमें मोशन प्रोड्यूस होगी। जब उसमें मोशन प्रोड्यूस होगी तो वो अप की तरफ हमारे पास मूव करेगा। जब वो अप मूव करेगा पिस्टन, तो यहाँ पर ये सवाल हो सकता है कि उसके साथ साथ, क्योंकि ऑयल भी यहाँ पर प्रेजेंट है, फ्लूइड जो है हमारा, वो भी उसके साथ ऊपर मूव करके इस शॉक एब्जॉर्बर से लीक ना हो जाए या बाहर ना निकल जाए। सो उस लीकेज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर एक सील लगा देते हैं, या ये जो पूरा हमारे पास सिस्टम होता है इसे हम सील कर देते हैं। सील कर देना मतलब होता है कि बंद कर देना, उसकी लीकेज को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस पूरे सिस्टम को सील कर देते हैं। सील ऐसे करते हैं कि जो पिस्टन होता है वो हमारा अप की तरफ मूव करता है, लेकिन जो ऑयल होता है हमारा वो उस सील में से पास नहीं करता, बल्कि वो सील उसे क्या कर लेती है, वहाँ पर रोक लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयल की लीकेज नहीं होती। और इस पूरे जो हमारे पास सिस्टम है इसे और ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे सिस्टम में एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं। जैसे कि आप बुक की डायग्राम में भी देख सकते हो, उसने डॉटेड लाइन से क्या किया हुआ है, उसको एक स्प्रिंग के साथ, इस पूरे जो सिस्टम है उसको एक स्प्रिंग के साथ सपोर्ट देने के लिए एक स्प्रिंग क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, ताकि जो स्ट्रेंथ है उसकी वो और ज़्यादा हो सके। जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं हमारे पास, उनमें इस तरह का जो सिस्टम होता है वो काफ़ी मजबूत सिस्टम लगा होता है, और जो स्प्रिंग लगा होता है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टिफनेस होती है, इसलिए बड़ी गाड़ियों में आपको इतने जर्क्स प्रोड्यूस नहीं होते। अच्छा, इसके बाद अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को सील किया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयल जो है वो बाहर नहीं निकलता। अब होता क्या है कि जब कोई जर्क प्रोड्यूस हो और इसकी वजह से जो हमारा पिस्टन है वो अप एंड डाउन मूव करता है, तो बेसिकली जो जर्क होता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ही होता होगा। तो अब आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ के आए हो, जो कि लॉ क्या था हमारे पास, पैस्कल्स लॉ। पैस्कल्स लॉ क्या कहता था कि प्रेशर applied at any point of a liquid is equally distributed without disturbance in all other parts of the liquid। यानी कि जो प्रेशर है वो इक्वली पूरी जो आपकी ऑयल या लिक्विड या फ्लूइड के जो पार्ट्स हैं वहाँ पूरी तरह क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो होगा क्या, जब पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा तो उसी तरह जो प्रेशर है वो भी इक्वली थ्रू आउट द आपके पास सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और होगा क्या, बेसिकली उसमें जर्क्स प्रोड्यूस होंगे, तो इस शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है कि उसने उन जर्क्स या उन शॉक्स को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो बेसिकली जब जर्क प्रोड्यूस होगा तो वो आपके जो टायर्स हैं या जो व्हील्स हैं उनसे होते होते इस शॉक एब्जॉर्बर में जाएगा, और होगा क्या, वो शॉक एब्जॉर्बर उन शॉक्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी कार के पार्ट्स हैं उनको क्या करेगा, उनको डैमेज नहीं करेगा। सो इसलिए हम शॉक एब्जॉर्बर का, हमारे पास यही पर्पस था कि शॉक एब्जॉर्बर को लगाने का, कि जो हम उसकी ऑसिलेशंस हैं जो कि काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से कार को डैमेज भी हो सकता है, उनको हम क्या कर दें, उनको हम डैम्प्ड कर दें। अच्छा, पेज नंबर 7 पे आप दोबारा इसको अगर देखो, सेकंड पैराग्राफ, शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन। अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। अब वो शॉक एब्जॉर्बर में क्या है, एक पिस्टन है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, मूविंग थ्रू अ लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, सच एज ऑयल। और वो रीज़न भी मैंने आपको बता दी कि ऑयल को हम क्यों यूज़ करते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज़ फर्मली अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द कार। जो अपर पार्ट मैंने आपको बताया, जो हाईलाइट मैंने वहाँ पर किया, वो किसके साथ अटैच है, वो कार फ्रेम के साथ अटैच होता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर अ बम्प ऑन द रोड द कार मे वाइब्रेट वायलेंटली, यानी कि बहुत वायलेंटली, शिद्दत के साथ, बहुत ज़्यादा वायलेंटली क्या कर सकती है, कार वाइब्रेट कर सकती है, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है उस कार के पार्ट्स को। द शॉक एब्जॉर्बर्स डैम्प दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। ये जो बात मैंने पिछली बार भी आपको बताई कि शॉक एब्जॉर्बर क्या होते हैं, वो जो मैकेनिकल एनर्जी जो कि कार के मोशन की वजह से, जर्क्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है, वो उस मैकेनिकल एनर्जी को डैम्प कर देते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल में। ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हीट एनर्जी में कैसे, कि आपको मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर आप अपने दोनों हाथों को लो और उनको रब करो, तो बेसिकली आप रबिंग से क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, पहले तो आप मोशन
कर रहे हो, हाथों के दोनों हाथ मूव कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और कुछ देर बाद आपको लगेगा जैसे आपके जो हाथ हैं उनका टेम्परेचर राइज़ हो गया। वो क्यों राइज़ हुआ है? बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से जो है आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी? हीट एनर्जी में। तो यहाँ भी यही होता है, जो सडन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ऑयल, जब वो मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो मैकेनिकल एनर्जी सारी किधर चली जाती है? कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब ये जो टॉपिक है इसमें जो शॉक एब्जॉर्बर वाली एग्जांपल है ये अब अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें आप बुक में भी देख सकते हो, ये जो मैं आपको स्प्रिंग बताया था, ये जो डॉटेड लाइन में उसने रिप्रेजेंट किया है, बेसिकली वो स्प्रिंग है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे और ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? वेव मोशन। अच्छा, फर्स्ट अपने सेक्शन में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, उनको डिस्कस कर लिया, और एंड पे फिर हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस को भी देख लिया। अब हम आ रहे हैं वेव मोशन की तरफ। अब सबसे पहले वेव मोशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेव क्या है। वेव की अगर आप डेफिनेशन देखो तो पेज नंबर 8 पे जो फर्स्ट आपके पास ब्लू बॉक्स है उस पर वेव की डेफिनेशन दी हुई है, मैंने यहाँ भी मेंशन की हुई है। क्या है वेव? अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। पहला पार्ट क्या है डेफिनेशन का? वेव क्या है? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, डिस्टर्बेंस मीन्स कि कोई ना कोई मुदाखलत या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि उस सिस्टम को उसकी ओरिजिनल स्टेट से हटा रही है, वही बेसिकली एक डिस्टर्बेंस की डिस्टर्बेंस। अगर आप आम अल्फाज में या डेली लाइफ में देखो तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, अगर कोई आकर आपको मतलब आपसे कोई बात करता है और आप बड़े कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, तो वो बेसिकली आपसे क्या कहते हैं? मुझे डिस्टर्ब ना करो। ठीक है, क्योंकि आप जो काम कर रहे होते हो उससे आप क्या होते हो, वो कोई आकर आपके उस काम में खलल डाल देता है या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है उस काम में, तो वो उस तरह आपका फिर काम कंटिन्यू नहीं होता। तो वेव भी क्या है? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। किस में डिस्टर्बेंस है? इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में। ठीक है, अब वो मीडियम क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल हम आगे जाकर जब वेव्स को अभी डेफिनेशन के बाद जब एक दो एक्टिविटीज़ करेंगे, एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वेव किसी ना किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वाटर टब है, उसमें मैं अगर वेव प्रोड्यूस करता हूँ तो वो जो मीडियम है, जिस मीडियम में वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो मीडियम मेरे पास क्या होगा? वाटर होगा। इसी तरह आपको पता है जब हम बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली जो हम बोलते हैं वो साउंड जो है हमारी, वो वेव्स की शक्ल में ही एक जगह से या वेव्स की फॉर्म में ही एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है? ट्रैवल करती है। ये चीज़ आप जो है डिटेल से नेक्स्ट जो साउंड का चैप्टर है उसमें भी डिस्कस करोगे कि साउंड भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ वेव है। अब इस केस में जो मीडियम है हमारे पास, जिस मीडियम से वेव्स मूव कर रही हैं, जिस मीडियम में वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, वो मीडियम क्या है? फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी आवाज़ यहाँ से अगले पॉइंट तक जा रही है। अब जो वेव्स हैं वो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट में पर ट्रैवल कर रही हैं तो उनके दरमियान कोई मीडियम है जिसके अराउंड, जिसके अंदर वो ट्रैवल कर रही हैं, और वो मीडियम इस केस में क्या है? वो मीडियम एयर है। क्योंकि आपको पता है इस कमरे में आप जहाँ कहीं भी आप बोल रहे होते हो वहाँ हर वक्त एयर प्रेजेंट होती है, तो वो जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती हैं, और वो मीडियम क्या होता है? एयर। इसी तरह जब आप वाटर टब में वेव्स प्रोड्यूस करते हो कोई डिस्टर्बेंस करके, जो कि हम आगे जाकर देखेंगे, तो उस केस में जो आपका मीडियम है वो क्या है? आपका वाटर। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द वेव, व्हाट इज वेव? अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। विच कॉजेज, जो कि क्या कॉज करती है, क्या रिजल्ट होता है उसका? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब आपको पता है कि उस मीडियम में, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर जो हैं, वाटर के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं या कोई पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। इसी तरह जो एयर है आपके पास, एयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो ये कह रहा है कि अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कि जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, उस मीडियम के अंदर विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, कि वो उनको क्या करवाता है, वो उनको वाइब्रेटरी मोशन करवाता है, कि जब हम उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो जो उस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करते हैं। अब वाइब्रेटरी मोशन हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, आगे भी लेक्चर्स में डिस्कस किया, 9th क्लास में भी आपने इस मोशन की टाइप में इसको देखा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जो कि हम पिछली 3 एग्जांपल्स में भी देखते आए, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम और बॉल एंड बाउल सिस्टम, कि उसमें भी हमने देखा है खास मीन पोजीशन पे बॉडी प्रेजेंट होती थी रेस्ट पर, फिर जब हम उसको डिस्प्लेस करते थे उसकी मीन पोजीशन से, तो वो टू एंड फ्रो मोशन क्या करती थी, स्टार्ट करती थी। सो होगा क्या, जब हम डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उस मीडियम के अंदर वो क्या परफॉर्म करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेंगे। किसके अराउंड वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेंगे, अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या थी, जो कि मैंने आपको बताई थी जब हमने पिछली 3 एग्जांपल्स भी देखी, कि जहाँ पर बॉडी रेस्ट पर होती है, जो ऐसी पोजीशन जहाँ पर जिसके अराउंड क्या होती है, बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल हमने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल देखी थी, तो उसमें ये थी हमारे पास मीन पोजीशन, और इसके अराउंड क्या कर रही थी, बॉडी टू एंड फ्रो अपना मोशन परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। सो टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, कि वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करेंगे। कौन करेंगे, जो कि पार्टिकल्स मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। ये चीज़ आपको और क्लियर होगी जब हम आगे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल ने वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म किया है, और आपको पता है मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जो वाइब्रेटरी मोशन है या जो हम वेव्स को डिस्कस करते हैं वो हम साइनोसाइडल वेव्स को डिस्कस करते हैं। साइनोसाइडल बेसिकली क्या होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, आपने शायद 9th क्लास में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा, और वरना फिजिक्स में आपने चैप्टर नंबर 4 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया था, उनमें आपने साइन, कोसाइन और टेंजेंट को डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो जो साइन का फंक्शन था हमारे पास, जिसे आपने साइन थीटा पढ़ा था, उस साइन थीटा बेसिकली ये एक फंक्शन है। हर फंक्शन की मैथमेटिक्स में आप ये चीज़ पढ़ोगे, जो हर फंक्शन होता है आपके पास, उस फंक्शन की कोई ना कोई वेव होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन थीटा में थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल साइन 0 का आंसर होता है 0, साइन 90 अगर मैं पुट करूँ तो उसका आंसर होता है 1, ठीक है। सो इस तरह अगर मैं उसको एक ग्राफ पे प्लॉट करूँ उसकी वैल्यूज़ को, तो मेरे पास कुछ इस तरह का वेव बनती है, ठीक है, जिसे हम साइनोसाइडल वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करते हैं, उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो किस में होती है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर एक पार्टिकल को वाइब्रेटरी मोशन करने में 1 सेकेंड लगा है, तो जो उससे अगला पार्टिकल है उससे भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम साउंड वेव को ही डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जब मैं अपने बोल रहा हूँ मेरे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव या इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, और एक जगह से जब वो दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके बीच में एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या है, एयर। अब जब मैंने बोलना शुरू किया और साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, तो जो फर्स्ट पार्टिकल एयर में था उसने क्या किया, उसने वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म किया। अब फॉर एग्जांपल उसको वाइब्रेटरी मोशन या टू एंड फ्रो एक पॉइंट से दूसरे, उस पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करने में टाइम लगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो उससे अगला पार्टिकल एयर में प्रेजेंट होगा उसे भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना उसके पिछले पार्टिकल को लगा था। इसको अगर आप देखो तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एयर है, फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मीडियम है,
अब मैंने बोलना शुरू किया, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई, तो जो पार्टिकल्स ने वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म किया, अप एंड डाउन मोशन जो उन्होंने की, उससे अगले पार्टिकल ने भी इसी तरह अप एंड, इसलिए इस तरह वो एनर्जी क्या होती गई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आगे वेव्स क्या होती गई, ट्रांसफ़र होती गई। अब इस पार्टिकल को, फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल था, इसे टाइम लगा वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने के लिए 1 सेकेंड। सो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करें किसी भी मीडियम में, जिस मीडियम में हमने क्या किया, कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, वो जो पार्टिकल्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम से मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल ने वाइब्रेटरी मोशन कंप्लीट की 1 सेकंड में, तो जो नेक्स्ट पार्टिकल था उसने भी वाइब्रेटरी मोशन किस में कंप्लीट की, 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में। इस तरह टाइम इंटरवल्स आगे जाते रहेंगे, लेकिन वो जो टाइम इंटरवल्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि हर जो पार्टिकल है वो 1-1 सेकंड में वाइब्रेटरी मोशन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, और इस तरह क्या होगा, पूरी वेव हमारे पास क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सो ये है आपके पास वेव। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वो डिस्टर्बेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं एक डिस्टर्बेंस एयर के पार्टिकल्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उस डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, वो जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म किया, या अप एंड डाउन मोशन को या टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म किया अबाउट देयर मीन पोजीशन, एक ख़ास मीन पोजीशन के अराउंड, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में जो कि क्या करवाती है, पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करवाती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा आज जो अभी हम इसमें आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वर्क फॉर डे 1। सो जो डे 1 का वर्क है उसमें हमारे पास वेव को हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल को और उसकी टाइप्स को। जो डे 2 होगा हमारे पास उसमें हम आगे फर्दर और टाइप्स को डिस्कस करेंगे, वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। आज जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। सो इसको आप बुक से देखते हैं। बुक का आप अगर पेज नंबर 7 ओपन करो, सबसे पहले आर्टिकल 10.3 वेव मोशन। वेव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में भी वेव्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, या आप आगे जाकर जो आपका एक चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसमें भी डिस्कस करोगे कि जो वो सिग्नल्स हैं मोबाइल फ़ोन से जब आप कोई कॉल करते हो तो वो जो सिग्नल्स हैं जो कि आगे जाते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही ट्रैवल करते हैं, और उन वेव्स को हम कहते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में अगर आप वेव को देखो तो उसमें आपका सेल फोन आ जाता है कि उसमें भी जो सिग्नल्स हैं वो वेव की सूरत में ही क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी जगह पर वेव्स का बहुत ज़्यादा पार्ट है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। अब होता क्या है आपको पता है, अब एक बंदा बैठा हुआ है लाहौर में, ठीक है, और वो किसी और से अपने टेलीफोन से या मोबाइल फ़ोन से कराची में बात कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन को या सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेव का जो है हेल्प लेते हैं, वेव्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमने बहुत दूर तक सिग्नल भेजने हो या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए वेव्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। अब जो मैंने डिस्टर्बेंस की बात की थी वो डिस्टर्बेंस बेसिकली वो सोर्स ही है। ठीक है, अब वो आगे जाकर हम देखेंगे वो डिस्टर्बेंस मुख्तलिफ एग्जांपल्स में है क्या। सो वेव्स को कोई डिस्टर्बेंस चाहिए होती है या कोई सोर्स ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए होती है जनरेट होने के लिए। ठीक है, सो अगर वो सोर्स प्रेजेंट ना हो तो वेव्स भी जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, वो ऑसिलेटिंग सोर्स भी हो सकता है, वो कोई और सोर्स भी हमारे पास हो सकता है। Here we demonstrate the production and propagation of different waves with the help of vibratory motion of objects. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं हम देखेंगे the production कि वो प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं, and propagation। propagation का मतलब होता है traveling। ठीक है, propagation का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या traveling of different waves with the help of vibratory motion of objects। अब सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर एक्टिविटी है हमारे पास 10.1, बहुत इजी एक्टिविटी है, इसको मैं रीड करता हूँ और साथ साथ आपको समझा भी दूंगा।
सबसे पहले क्या है, डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड वर्टिकली, मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। अब आपने क्या लेना है, आपने एक टब है आपके पास जिसमें आपने क्या किया हुआ है, वाटर को फिल किया, ठीक है। अब वाटर को फिल करने के बाद आपने क्या किया है, आपने एक पेंसिल ली है, ठीक है, और उस पेंसिल को उस वाटर टब के अंदर क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया। अब जब आपने उस पेंसिल को वाटर टब के अंदर इंसर्ट किया, पेंसिल मतलब जब इंसर्ट करने से पहले वो बिल्कुल एक रेस्ट पोजीशन में थी, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। आपने क्या किया, जब आपने उसके अंदर पेंसिल को इंसर्ट किया है, डिप किया, तो आपने क्या किया, आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दी किसके अंदर, इन अ मीडियम, ठीक है। आपने जब पेंसिल को इंसर्ट किया तो आपने उस मीडियम के अंदर क्या किया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दी। वो मीडियम आपके पास इस वक्त क्या है, वाटर, ठीक है। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स produces water waves which move away from the source। अब आपने क्या किया, आपने जब उसके अंदर पेंसिल को डिप किया तो उससे क्या हुआ, उस सिस्टम के अंदर, उस वाटर के अंदर क्या जनरेट होना शुरू हो गई, वेव्स जनरेट होना शुरू हो गई। ये बड़ा इजी सा एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर में भी कर सकते हो। आप एक टब या आपके पास जो एक कोई बड़ा प्लेट या कोई बड़ा प्याला लेकर उसमें आप पानी को फिल करो और एक पेंसिल ले लो, ठीक है, और उसको जब आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे तो आप खुद देखोगे वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू करती हैं। वो क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की पेंसिल डिप करके, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वाटर के अंदर, उन्होंने वाइब्रेटरी मोशन को क्या करना शुरू कर दिया, परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सो आपने क्या किया, आपने पेंसिल इंसर्ट की और वाटर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब वो कह रहा है वाटर वेव्स उस सोर्स से अवे मूव करना स्टार्ट हो गए। अब अगर आप देखो जो सोर्स था आपके पास वो इधर था, यहाँ पर आपने पेंसिल डिप करके वाटर वेव्स को जनरेट किया। सो वाटर वेव्स ने अपनी वाइब्रेटरी मोशन को कंटिन्यू रखा और आगे आगे मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती गई, सोर्स से अवे मूव करती गई। ये सोर्स है तो वो सोर्स से अवे मूव करती गई, ठीक है। यही वो कह रहा है, द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। When the wave reaches a small piece of cork floating near the disturbance। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आगे एक इस सिस्टम के अंदर एक कॉर्क को डिप कर दिया। कॉर्क बेसिकली क्या होता है, आपने फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स में आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, इसको हम सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ अगर हम इक्विपमेंट्स हैं या कोई हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमने सपोर्ट देनी हो किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हम कॉर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जब आप आओगे, स्कूल खुलेंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, तो आपको वो कॉर्क देखकर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करो। सो वो इसी तरह का एक कॉर्क है, उसको हमने क्या किया हुआ है, इस सिस्टम के अंदर, इस वाटर के अंदर डिप किया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, when the wave reaches a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position while the wave will travel outwards। अब क्या हुआ, वाटर वेव्स जनरेट हो रही थी, ठीक है। अब उन वाटर वेव्स को जनरेट होने में हमने उसके अंदर एक और डिस्टर्बेंस ला कर रख दी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क। हमने क्या किया, हमने एक कॉर्क को यहाँ अंदर वाटर टब के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही वाटर वेव्स इस कॉर्क के साथ स्ट्राइक करेंगी, जैसे ही वाटर वेव्स इस कॉर्क के साथ स्ट्राइक करेंगी, तो ये कॉर्क क्या करेगा, ये भी वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करेगा। ये भी क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है। अप एंड डाउन मूव करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। वो जो वाटर वेव्स आ रही थी वो अपनी एनर्जी क्या करेंगी, इस कॉर्क को क्या कर देंगी, ट्रांसफ़र कर देंगी। जब वो इस कॉर्क को ट्रांसफ़र कर देंगी तो वो भी क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, ठीक है। आप इसका इजी एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। आप कोई अंदर रबड़ या इसी तरह का कोई स्मॉल पीस, ठीक है, वुड का या किसी भी चीज़ का, अगर आप स्मॉल पीस अंदर वाटर के अंदर इंसर्ट करो और पेंसिल की मदद से वेव्स जनरेट करवाओ, तो होगा क्या, जब वेव्स उसके साथ स्ट्राइक करेंगी तो वो क्या करेंगी, अप एंड डाउन मूव करेंगी। अब उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मतलब फोर्स लगाकर पेंसिल को आप डिप कर रहे हो। अगर ज़्यादा फोर्स लगाकर डिप कर रहे हो तो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी की वेव्स आपके पास प्रोड्यूस होंगी और ज़्यादा अप एंड डाउन मोशन या वाइब्रेटरी मोशन वो कॉर्क या जो पीस आपने रखा हुआ है
वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। When the water wave reaches a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position while the wave will travel outwards. अब यहाँ से उसके बाद फिर से एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होगी और वेव क्या होंगी, आगे भी ट्रेवल आउटवर्ड यानी कि बाहर की डायरेक्शन में वेव्स प्रोड्यूस होती रहेंगी। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज़ ज़ीरो, क्योंकि कॉर्क आपको पता है अप एंड डाउन ही मूव कर रहा है, वो आगे या पीछे मूव नहीं कर रहा, वो कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा। सो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि जितना डिस्टेंस वो ऊपर ट्रैवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस वो नीचे ट्रैवल कर रहा है। सो जो ओवरऑल उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो ज़ीरो ही होगी, कि जितना फॉर एग्जांपल 2 मीटर अगर उसने ट्रैवल किया अपवर्ड में और 2 मीटर उसने डाउनवर्ड में ट्रैवल किया, तो दोनों जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हैं, तो जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट दोनों के जो इफेक्ट होंगी उसको क्या कर देंगी, कैंसिल। सो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कॉर्क की क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। अब हमने क्या किया, हमने एक रोप या एक रस्सी ली है, ठीक है, और उस पर एक पी पॉइंट को मार्क कर दिया। आप फिगर 10.7 पे देख सकते हो, मैंने यहाँ भी बनाई हुई। अब होगा क्या, आप इस रोप को एक सपोर्ट के साथ क्या कर देते हो, अटैच कर देते हो। ये आपके पास रोप है, इसको आपने किसके साथ, एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, tie one end of the rope with a support and stretch the rope by holding its other end in your hand. अब आप इस एंड को पकड़ोगे, यहाँ से आप उस रोप को पकड़ोगे, ठीक है, और उसमें जर्क प्रोड्यूस करोगे या उसको स्ट्रेच करोगे, ठीक है। जब आप उसको स्ट्रेच करोगे और स्ट्रेच करने के बाद या जर्क प्रोड्यूस करोगे उसमें, उसके बाद छोड़ोगे उसको, तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, वेव्स प्रोड्यूस होना। अगर आप उसे इस तरह जर्क प्रोड्यूस करते हो तब भी उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएंगी, वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करो। आपके हैंड की जो मैकेनिकल मोशन है वो बेसिकली क्या है, वाइब्रेटिंग सोर्स है, जिसकी वजह से इस रोप के अंदर क्या है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। Tie one end of the rope with a support and stretch the rope by holding its other end in your hand. एक एंड आपने फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया और एक एंड को से आपने अपने हाथ में ले लिया और स्ट्रेच किया उसको। Now flipping the rope up and down regularly will set up a wave in the rope which will travel towards the fixed end. अब होगा क्या, जब स्ट्रेच करने के बाद उसको आप उसमें जर्क प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, या उसने फ्लिपिंग का वर्ड यूज़ किया, आप उसे फ्लिप करोगे अप एंड डाउन, तो होगा क्या, एक पॉइंट से वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और आगे आगे वेव्स प्रोड्यूस होती होती उस फिक्स एंड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आप जिससे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में मैंने जब जर्क प्रोड्यूस की तो यहाँ पर एक वेव इस तरह जनरेट हुई, उसके बाद आगे आगे वेव प्रोड्यूस होती गई, ठीक है। अब उसको उसने जहाँ जहाँ वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको उसने पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया हुआ है और उस पॉइंट P को उसने कहा हुआ है ट्रस्ट, ठीक है, CREST ट्रस्ट, ठीक है। अब ये ट्रस्ट क्या होती है और एक ट्रफ भी उसने मेंशन किया है। ये हम अगले लेक्चर में जब ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्रस्ट और ट्रफ क्या होती है। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्रस्ट जहाँ पर पार्टिकल्स अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इस वेव के वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट। और जहाँ पर पार्टिकल्स अपनी लोएस्ट पोजीशन पर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ, उसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन मैं अगले लेक्चर में करूँगा जब हम ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करेंगे। जो देखने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि जब हम फ्लिप कर रहे हैं, जर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेव्स जनरेट हो रही हैं। वेव्स क्या हो रही हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल कर रही है, ट्रांसफ़र हो रही हैं और एक फिक्स एंड पर जा रही हैं। हमने क्या किया, हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की अपने हैंड से इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसने क्या किया, उस पार्टिकल्स जो मीडियम था, जो कि हमारे पास यहाँ रोप है, उसके पार्टिकल्स ने क्या की, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दी, अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
अब जितने टाइम में ये आपके पास वाइब्रेटरी मोशन इस पार्टिकल ने किया है, उसी तरह उसी टाइम में अगले पार्टिकल्स भी वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसने 5 सेकंड्स में किया है तो अगले पार्टिकल्स भी 5 सेकंड्स के अंदर अपनी वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करेंगे। नाउ फ्लिपिंग द रोप up and down regularly will set up a wave in the rope which will travel towards the fixed end. The point P on the rope will start vibrating up and down as the wave passes across it. यानी कि जो वेव है वो पास करेगी उस पार्टिकल या उस पॉइंट P के अराउंड, तो वो क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देगा, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर हमने एनर्जी को ट्रांसफ़र कराया, अपनी हैंड की जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारे पास। द पॉइंट P ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव पासिस अक्रॉस इट। द मोशन ऑफ पॉइंट P विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। इस लाइन का अच्छा मतलब आपको तब समझ आएगा जब आप ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करोगे। बेसिकली ये जो वेव हमने प्रोड्यूस की है ये मैकेनिकल वेव की एक टाइप है, ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, द मोशन ऑफ पॉइंट P विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका बताऊंगा कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है, जब हम ट्रांसफर वेव को डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप आए देखें तो वेव की डेफिनेशन है नेक्स्ट पेज नंबर 8 में। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। जो कि मैंने आपको बता दिया कि एक डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर, that medium will be air, that medium will be water or anything, ठीक है। of the medium to undergo vibratory motion, वो क्या करेगी, डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स जो उस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है उनको क्या करवाएगी, वाइब्रेटरी मोशन वो परफॉर्म करवाएगी अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो भी पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेंगे वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उस वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब हम लास्ट अपने सेक्शन की तरफ मूव करते हैं आज के लेक्चर की, जो कि है टाइप्स ऑफ वेव्स। अब वेव्स का आपको समझ आ गया कि वेव्स क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। नंबर 1 इज़ मैकेनिकल वेव्स एंड नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बड़ा आसान सा इनका कॉन्सेप्ट है, इनकी डेफिनेशन में ही पता चल जाता है कि मतलब क्या मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वाटर की एग्जांपल ली, वाटर वेव्स की, तो वाटर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या है, वो मीडियम वाटर है। अगर वाटर प्रेजेंट ना हो तो वाटर वेव्स भी जनरेट नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह साउंड वेव्स हैं आपके पास, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो आपके पास एयर उनके दरमियान मीडियम है, तो उनको भी ट्रैवल करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई मीडियम रिक्वायर होता है। सो ऐसी वेव्स जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। डेफिनेशन इसकी आप देख सकते हो पेज नंबर 8 में। मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसमें आपको पता है डिफरेंस आपने क्या लाइन लगा कर लिखना है, एक तरफ मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन आ जाएगी, एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी, साथ में एग्जांपल्स भी लिखनी है उनकी। सो एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। ये भी एक मैकेनिकल वेव ही है, इसको हमने एक स्ट्रिंग एक रोप में प्रोड्यूस करवाया, ये भी, इसको भी कोई मीडियम रोप चाहिए थी जिसके अंदर वो प्रोड्यूस हो। सो ये भी टाइप किसकी है, जो कि स्ट्रिंग में या किसी स्प्रिंग में हम वेव प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कौन सी टाइप होती हैं वेव की, दे आर मैकेनिकल वेव्स। सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उससे उलट कि उन्हें कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता प्रोपोगेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। Waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves, ठीक है। ऐसी वेव्स जिन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम ना रिक्वायर हो, वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। उनकी एग्जांपल्स हैं आपके पास रेडियो वेव्स, जो कि मोबाइल फ़ोन में जब आपके पास वेव्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपके रेडियो वेव्स होती हैं। उसके बाद टेलीविज़न वेव्स, एक्स रेज, ठीक है, ये आपने मेडिकल फील्ड में ये
काफ़ी देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में, एक्सरेज वगैरह जो करवाते हैं उनमें जो वेव्स होती हैं वो उनको हम एक्सरेज कहते हैं, ठीक है। उनको भी कोई मीडियम नहीं रिक्वायर होता प्रोपोगेट अपने ट्रैवलिंग करने के लिए। एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी तरह हीट वेव्स जो हैं, ठीक है, जो किसी हीटिंग सोर्स से प्रोड्यूस हों, और उसके अलावा लाइट वेव्स किसी लाइट सोर्स से प्रोड्यूस हों, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने एक डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल जो कि लास्ट टाइम भी बताई थी लेकिन कुछ कन्फ्यूजन की वजह से दोबारा उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने वेव मोशन को डिस्कस किया, वेव की डेफिनेशन को देखा, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया और उसके बाद उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। हमारा आज ये वर्क फॉर डे 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो अपना वर्क फॉर डे 2 होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे।